नमस्कार दोस्तों, वेलकम टैक्स स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का अपना आज 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल मिलाकर जो है 50 प्रश्न होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह किस पर आधारित है? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है हमारे देश की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। हमारे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? किस देश को चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को जो है चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न। वैदिक काल में निम्न में से किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंडक जो नदी थी इसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ष के 12 महीने जो है इसमें जल रहता था, इसलिए इसे सदा नीरा के नाम से जानते हैं। किसे? गंडक को जानते हैं। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 50 प्रश्न है, 50 में से आपका स्कोर क्या होता है, यानी कि 50 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप अपना मैथ, रीजनिंग और बाकी जो है अपना सेल्फ स्टडी करते रहें। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप किस टॉपिक में जो है क्वेश्चन गलत करते हैं, तो उसी को जो है आपको उस पर फोकस करना है और उस गलती को जो है दूर करना है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, कारण क्या है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनशील रहता है। देखिए, जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जो है बदलता रहता है। जैसे कि यदि आप पृथ्वी पर हैं तो आपका भार अधिक महसूस होगा, लेकिन यदि आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर भारहीनता का अनुभव होता है। तो ये बातें जो हैं आपको याद रखनी होंगी। द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार जो है परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान तथा भार में अंतर के बारे में। पांचवा प्रश्न हमारा है, 31 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यानी कि CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं और हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। CAA के विरुद्ध में जो सबसे पहले केरल ने जो है प्रस्ताव पारित किया था। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपको राज्यपाल का नाम याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन जो है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं, पिनरई विजयन। केरल से कई प्रश्न बनते हैं। देखिए, जहाँ पर हमारी शांत वैली है, क्या है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ पर है? हमारा है केरल में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये भी हमारा क्या है? केरल में ही है। तो केरल से ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा नहीं, विश्व बैंक के द्वारा नहीं, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं। देखिए, ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे हम कहते हैं UNDP। क्या कहते हैं? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है गरीबी का सूचकांक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग होता है, UNDP। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये बात गांधी जी ने कही थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में। 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, गुरुपद स्वामी समिति का संबंध किससे है? जो गुरुपद स्वामी समिति है ये किससे संबंधित था? तो ये बालाश्रम से संबंधित था। किससे? बालाश्रम जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवां प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, कारण क्या है?
प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि देखिए, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है कि अधिक जो दाब होता है तो उसके कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए जो है प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। देखिए जो प्रशांत महासागर है यह एक ओर से एशिया तथा दूसरी ओर से उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर जो है विश्व की सबसे बड़ी महासागर है और सबसे गहरी महासागर भी कौन सी है? प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा गर्त है जो कि चैलेंजर डीप पर पड़ता है। 11वां प्रश्न है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है पारित किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था वह उस समय गवर्नर थे बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इन्हीं के समय में जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? जो 1935 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया वह किस पर आधारित था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर आधारित था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। नेगेटिव में क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कूलाम में आवेश, कुल आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। तो ये क्यू लिखा होना चाहिए, कूलाम। 14वां प्रश्न है लॉटरी समिति का कमेटी का गठन निम्न में से किससे संबंधित था? लॉटरी कमेटी का गठन किससे संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा नगर नियोजन से। जो लॉटरी कमेटी थी इसका संबंध था नगर नियोजन से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो जो वन महोत्सव है, जो पौधरोपण उत्सव है, इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी को जो है भारत में वन महोत्सव का जो जनक है माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही होगा के.एम. मुंशी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है अल्फा किरणें हैं किस प्रकार की किरणें हैं? H+ आयन, हीलियम ++ आयन, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन? तो जो अल्फा किरणें होती हैं वो हीलियम ++ आयन होती हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत या फिर किस योजना के अंतर्गत? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो कौन से सागर को महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। क्या हो जाएगा? सारगैसो सागर, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए 2020 में जो प्रवासी भारतीय केंद्र था उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि सुषमा स्वराज हमारे देश की विदेश मंत्री थी और इनके निधन के बाद इन्हें सम्मान के स्वरूप जो है जो हमारा प्रवासी केंद्र था उसका नाम सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुषमा स्वराज भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री भी थी। तो ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। 20वां प्रश्न है अ बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का जो संकलन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है निजी पत्रों का संकलन है जिसे स्वतंत्रता के बाद जो है प्रकाशित करवाया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पुस्तक किसकी लिखी है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। 21वां प्रश्न है कि कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाहकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
43वें अनुच्छेद में जो है कुटीर उद्योगों के विकास के से संबंधित सलाह दिए गए हैं। 44 की बात करें, देखिए यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि जिसे हम कहते हैं कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 44वें में है। और हमारे देश में एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर समान यानी कि जो कॉमन सिविल कोड है लागू किया गया वो कहाँ पर है? गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता जो है लागू की गई है। 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे अपना जो है 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? सही आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह इन्हें जो है 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, बजट एक लेखपत्र है किसका? बजट जो है एक लेखपत्र किसका है? तो यह सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेखपत्र है। और हमारे संविधान में बजट के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ, उसका क्या नाम है? वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अंग्रेजी में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका नाम रखा गया है बजट के लिए जो प्रयोग किया गया है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से अंडाशय कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करता है? अंडाशय कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करता है? सही आंसर क्या होगा 24वें प्रश्न का? देखिए ऑक्सीटोसिन जो है यह अंडाशय रिलीज नहीं करता, अंडाशय में रिलीज नहीं होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो जो 90 ईस्ट रीज है यह हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किसी लोकसभा के में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पल कुमार सिंह को जो है लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है? तो देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। देखिए 330 में जो है अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए कौन सी जो है ग्रंथि जो है उसे नियंत्रित करती है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो आपको याद रखना है। इसे जो है पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं हम? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसे? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। 29वां प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथानम समिति की जो है संस्तुति पर हमारे देश में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसका गठन किया गया था। बात करें कि हमारे देश के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आपको नाम याद रखना होगा, संजय कोठारी जी। कौन है? संजय कोठारी जी जो है हमारे देश के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30वां प्रश्न है कि अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया यानी कि जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है शरीर के किस अंग में होती है? तो देखिए जो विषाक्तता की दूर करने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा लीवर में होती है। कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हमारा ये भी सही आंसर क्या होगा? लीवर जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये आपको याद रखना है। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? तो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने थे। और जॉन मथाई जो थे हमारे देश के पहले रेल मंत्री थे। कौन? जॉन मथाई हमारे देश के पहले रेल मंत्री थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो देखिए
जो संविधान निर्माताओं का मत है वो प्रमुख रूप से उद्देशिका, जिसे हम हिंदी क्या कहते हैं, प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो जो उद्देशिका या फिर प्रस्तावना है, इसमें जो है संविधान के निर्माताओं का जो है मत इसमें जो है स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। बात करें मूल अधिकार, तो ये किस भाग में रखे गए हैं, तो देखिए मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं। नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य कहाँ रखे गए हैं, भाग 4A में, भाग 4A में अनुच्छेद 51A में, कहाँ तक, 4A में, 51A में। और मूल कर्तव्य जो है USSR या फिर रसिया आप कह सकते हैं, यहाँ के संविधान से जो है मूल कर्तव्य हमारे देश में लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 33वां प्रश्न है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, यानी कि सर्वाधिक द्वीप समूहों वाला देश कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है हमारा इंडोनेशिया। देखिए आप यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारा जो महाद्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है हमारे पृथ्वी पे वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड। महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इसे हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा यूरोप को हम क्या कहते हैं, यूरोप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ये भी याद रखिए। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली जो है, माजुली जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आपको यहाँ से सारे पॉइंट हमने जो है आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्न में से कथन पर हमें विचार करना है। तो लाहौर अधिवेशन के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है देखना होगा। देखिए जो लाहौर अधिवेशन हुआ था यह दिसंबर 1929 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नहीं थे। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारा क्या सही है, पहला और दूसरा सही है। क्या सही है, पहला और दूसरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अध्यक्ष सरदार पटेल नहीं थे बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे लाहौर में, और इसी में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता माफ़ कीजिएगा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा जो है की गई थी। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160 के तहत जो संविधान है वह राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जो है उपबंध कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर जो है 35वें का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिएगा, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं। तो जो हमारा स्वेज नहर जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, इसके दोनों सिरों पर कौन से पत्तन हैं। सही आंसर हो जाएगा स्वेज एवं पोर्ट सईद। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो जो हमारा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है वो कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 अगस्त को जो है सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के तहत कोविड-19 महामारी लॉकडाउन 2020 के अंतर्गत 8 करोड़ गरीब परिवारों को अप्रैल मई जून में एलपीजी का जो है एक रिफिल सिलेंडर मुफ्त में दिया गया था। तो किस योजना के अंतर्गत ये सब दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है एक गैस सिलेंडर का रिफिल जो है मुफ्त में दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि एपेक यानी कि APEC का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए एक होता है ओपेक, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है ओपेक और एक हमारा है एपेक। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है हमारा एपेक का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था।
तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहले हम समय की बात करें। देखिए 2012 से लेकर 2017 तक जो था, 2012 से 17 तक जो था इसका समय था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था 40वें प्रश्न में? देखिए तो सही आंसर हो जाएगा तीव्रतर, धारणीय तथा ज़्यादा समावेशी विकास जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात करें कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली थी और 1956 तक ये चली थी। तो ये आपको याद रखना है। 41वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है क्या इंगित करता है? तो देखिए त्रिरत्न में हमारा आता है बुद्ध, धम्म और संघ, ये हमारे त्रिरत्न होते हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभ्यधम्म पिटक जो है इन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था? तो देखिए महात्मा गांधी की अगर पहले सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह किया था। पहले भाषण की बात करें तो इन्होंने वाराणसी में जो है अपना पहला भाषण दिया था। तो यहाँ पर हमारा बी वाराणसी सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्य द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाने के बाद कितने दिनों में जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 माह के भीतर जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में देखिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। 44वां प्रश्न है, पुस्तक कैमिनो विंड्स निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा जॉन ग्रिशम ने जो है कैमिनो विंड्स नामक पुस्तक लिखी है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? 45वां प्रश्न बहुत ही आसान है, वाट। वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई होती है। धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम। 46वां प्रश्न है कि WHO ने अफ्रीका के किस देश अंतिम देश को पोलियो मुक्त करने की जो है घोषणा कर दी है? तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया को जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, इसमें वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पहला ऑप्शन है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए लाया गया था, बिल्कुल सही है। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का समर्थन किया, बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का समर्थन नहीं किया, बल्कि गांधी जी ने इसके विरोध में अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। तो हमारा पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत है। तो केवल पहला और दूसरा सही है। 48वां प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर जो है दूध सागर जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, किशन महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए कंठे महाराज हो गया, किशन महाराज हो गया, जाकिर हुसैन हो गया, इसके अलावा विजय घाटे, ये लोग जो है हमारे देश के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। क्या हैं? तबला वादक। किशन महाराज क्या हैं? तबला वादक हैं, बनारस घराने के। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो देखिए सितार जो है सितार के प्रमुख वादक कौन हैं? तो सितार का नाम आते ही आपके दिमाग में पंडित रविशंकर का नाम आता होगा, अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। पंडित रविशंकर जो है इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, हमारे देश के प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध जो है सितार वादक हैं। और आपको पता होगा जो सारे जहाँ से अच्छा जो हमारा धुन है, सारे जहाँ से अच्छा का जो धुन है यह पंडित रविशंकर द्वारा ही बनाया गया है, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। अगर हम बात करें शहनाई की, तो शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक कौन है? आपको देखिए इनका नाम भी याद होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है और इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। संतूर वादक की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो इन लोगों के नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शरीर में किसी कमी से टिटेनी नामक रोग हो जाता है? किसी कमी से टिटेनी नामक रोग होता है, तो सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम की कमी से टिटेनी नामक रोग होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए मई 2020 में भारत के किस राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन है, कमेंट करके आपको देना है। देखिए 50 प्रश्न इस वीडियो में पूरे हो गए, आपने कितने सही है हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, रेगुलर आपको 3 से 4 वीडियो दिए जा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमें उत्साह नहीं मिल पाएगा।
इसलिए आपका प्रोत्साहन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।